Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we're going to continue our topic, which is factors affecting enzyme activity. So let's continue. Effect of activators. Some of the enzymes require certain inorganic metallic cations like magnesium, manganese, zinc, cadmium, cobalt, copper, sodium and potassium for their optimum activity. Rarely, anions are also needed for enzyme activity. Example, chloride ion for amylase. Metal functions as activators of enzymes. Velocity through various mechanisms combining with the substrate, formation of ES metal complex, direct participation in the reaction and bringing a conformational change in the enzyme. इसको आप ऐसे देख लें तो इन सारे मैकेनिज्म्स के जरिए से आपके जो मेटल आयंस हैं वो फंक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है, तो एक्टिवेटर्स क्या हैं यहाँ आपके? एक्टिवेटर्स हैं मेटालिक कैट आयंस. ठीक है, कैट आयंस और वंस इन अ वाइल एनाइन जो कि क्लोराइड है. ठीक है, तो ये सब के सब जो हैं मेटल आयंस जो हैं ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में. ठीक है, तो इस तरीके से इनके ज़रिए से एंजाइम्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है. कैसे बढ़ती है वेलोसिटी? जब मेटल आयंस आपके सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होते हैं और ये मेटल कम्प्लेक्स बना देते हैं. ठीक है, मिलके एक मेटल कम्प्लेक्स बना देते हैं या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं रिएक्शन में. ठीक है, या फिर एंजाइम को चेंज करते हैं. ठीक है, तो इसके ज़रिए से वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होते हैं या मेटल कम्प्लेक्स बनाते हैं या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं या फिर एंजाइम्स को चेंज करते हैं. ठीक है, तो इन सब तरीक़ों से वो मेटल्स की रिएक्शन की एंजाइम्स की रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ जाती है. टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम रिक्वायरिंग मेटल्स फॉर देयर एक्टिविटी आर डिस्टिंग्विश्ड. तो हमारे जो एंजाइम्स हैं जिनको मेटल्स चाहिए होते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए, वो दो तरह के एंजाइम्स हैं. ठीक है, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स. The metal is not tightly held by the enzyme and can be exchanged easily with other ions. ठीक है, तो वो एंजाइम्स जो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं इसमें मेटल टाइटली हेल्ड नहीं होती एंजाइम के साथ. ठीक है, तो क्या होता है कि वो एंजाइम के साथ जाके मिलती है लेकिन टाइटली हेल्ड नहीं होती है और वो फिर अपने आयंस दूसरे सबस्ट्रेट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और उस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है. इसकी एग्जांपल है एटीपीएस एंजाइम. एटीपीएस एंजाइम को मैग्नीशियम कैडमियम चाहिए होता है और इसके अलावा इनोलेस इसको मैग्नीशियम चाहिए होता है. ये दोनों एंजाइम्स आपके. उसके बाद दूसरे हैं मिटेलो एंजाइम्स. मेटलो एंजाइम्स जो हैं ये क्या होते हैं, मेटल्स आर टाइटली हेल्ड विद दीज एंजाइम्स. ठीक है, और इसमें ये रेडली एक्सचेंज नहीं होते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं, इनको एंजाइम्स चाहिए होते हैं, इन एंजाइम्स को मेटल्स चाहिए होते हैं लेकिन ये उनके साथ मिल जाते हैं और ये फिर एक्सचेंज नहीं करते हैं मेटल आयंस को किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एल्डोलेज. ठीक है, ये सब के सब इन सब में जिंक होता है. ठीक है, और ये उसके साथ बाउंडेड होता है. उसके अलावा दूसरी एग्जांपल्स हैं फिनॉल ऑक्सीडेज, इसको कॉपर चाहिए होता है. पायरुवेट ऑक्सीडेज, इसको मैंगनीज चाहिए होता है. जेंथिन ऑक्सीडेज, इसको मोलिब्डेनम चाहिए होता है. और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको आयरन और कॉपर चाहिए होता है. नेक्स्ट आप आ जाए इफेक्ट ऑफ टाइम. इफेक्ट ऑफ टाइम में अंडर आइडियल एंड ऑप्टिमल कंडीशंस लाइक pH एंड टेम्परेचर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम रिएक्शन इज लेस. ठीक है, अगर ऑप्टिमल कंडीशंस होंगी तो टाइम कम होगा, अगर ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं होंगी तो रिएक्शन के लिए टाइम बढ़ जाएगा. वेरिएशंस इन द टाइम ऑफ द रिएक्शन आर जनरली रिलेटेड टू द ऑल्टरेशंस इन pH एंड टेम्परेचर.
ठीक है। तो पीएच और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या लो होता है तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर पीएच बहुत ज़्यादा हाई और लो होती है तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का ये है कि टाइम ज़्यादा या कम, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमल कंडीशंस। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ एंजाइम्स टू अल्ट्रावायलेट लाइट, बीटा, gamma and X-rays inactivate certain enzymes due to the formation of peroxidase. Example, UV rays inhibit salivary amylase activity, ठीक है। तो जितने भी लाइट या रेडिएशन की सोर्सेज हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, बीटा गैमा रेडिएशन है, एक्स रेज हैं, ठीक है, इन सब से कुछ एंजाइम्स आपके इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, या उनकी कह लें कि इफ़ेक्ट होती है, वेलोसिटी इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है, हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। नेक्स्ट है एंजाइम काइनेटिक्स एंड केएम वैल्यू। ये आपका सिंपल ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपने फाइंड आउट करना है कि एंजाइम की क्या वेलोसिटी है या क्या है, ठीक है। तो वो हम केएम वैल्यू फाइंड आउट करके करते हैं, ठीक है। एंजाइम को ई से डोनेट किया हुआ है और सबस्ट्रेट को एस से डोनेट किया है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल के बना देते हैं अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसको हम ES कहते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनाते हैं P, ठीक है। तो रिएक्शन ये होगा E + S एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। E जो है अनचेंज्ड रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था एंजाइम अनचेंज्ड होता है, ठीक है। E अनचेंज्ड रहा और ये P आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें K1, K2 और K3 ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। K1 एक साइड का रिएक्शन, K2 रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, K3 जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उन सबको शो कर रहे होते हैं। Km द माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो जो Km है वो हम कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं, इन तीनों के जरिए से। K2 + K3, ये K2 + K3 डिवाइडेड बाय K1। तो इसमें आपकी जो है फिर Km जब हमें मिल जाता है, ठीक है, तो हम उसको इस आपकी एक इक्वेशन में डालते हैं, Vmax S + Kms और ये V क्या है, वेलोसिटी है, Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, सब S क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km क्या है, माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि एंजाइम की वेलोसिटी क्या है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। अब एग्जांपल दी हुई है, लेट अस अस्यूम द मेजर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 Vmax, देन द इक्वेशन में बी एज फॉलोज, 1/2 Vmax इज इक्वल टू Vmax S over Km + S। क्या हुआ आपका 1/2 Vmax है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, तो 1/Vmax होगा, ठीक है। तो हम अगर इसको इस तरीके से एक्सचेंज कर दें तो Vmax इधर चला जाएगा और Km इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपली एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब Vmax जो है आपका और 2 जो है इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद Vmax कैंसिल हो जाता है, 2S रह जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास S जो है 2S, ठीक है, ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, एक S रह जाएगा, ठीक है। तो Km = S, ये हमारे पास इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाती है। K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट एंड M स्टैंड्स फॉर माइकलिस, ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, Km और माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो Km क्या है आपका, Km एक्चुअली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है,
ठीक है, कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम, ठीक है, उसको हम Km कहते हैं। इट इंडिकेट्स दैट हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड विद द सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो आधे % जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हुए हैं, ठीक है। Km value is a constant and a characteristic feature of a given enzyme comparable to a thumb impression or a signature. It is a representative for measuring the strength of ES complex. तो Km वैल्यू क्या है? वो आप इस तरीके से कि एंजाइम का थंब इम्प्रेशन है कि हमें Km वैल्यू से पता चल जाता है कि एक एंजाइम की रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है। A low Km value indicates a strong affinity between enzyme and substrate, ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने क्या बात की? हमने बात की है कि Km बता रहा होता है कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी हो, ठीक है। तो जो लो Km वैल्यू होगी उससे हमें पता चलेगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, और हाई Km का मतलब है लो एफिनिटी है। For majority of enzymes, the Km value are in the range of 10 to 5 or 10 to 2 moles. It may, however, be noted that Km is not dependent on the concentration of enzymes. ठीक है, तो ये सिंपली आपकी एक माइकलिस कांस्टेंट से हमें एंजाइम की या रिएक्शन की वेलोसिटी पता चल जाती है। अब आप आए लाइन-वीवर बर्क मॉडल पर, ठीक है। For the determination of Km value, the substrate saturation curve is not very accurate, since Vmax is approached asymptomatically by taking the reciprocals of the equation 1, a straight line graphic representation is obtained, ठीक है। अच्छा, हम लाइन वीवर कम्प्लेक्स के ज़रिए से हम जो है एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी सिंपल आपकी ये इस तरीके से आपकी इक्वेशन होती है 1/v Km प्लस S Vmax प्लस S, 1/v Km डिवाइडेड बाई Vmax मल्टीप्लाई बाय 1/S। हम इसको इस तरीके से कर लें प्लस S ओवर Vmax S, 1/v Km ओवर Vmax मल्टीप्लाई बाय 1/S प्लस 1/Vmax। अच्छा, हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए से हम अपना लाइन वीवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बना सकते हैं। मतलब हम ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, मतलब इसके ज़रिए से हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो है हमने जो बात की हुई है अभी पीछे जो हमारी डिस्कशन है वो सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम पर रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, कि भी आपका सबस्ट्रेट जो है एक ही रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी इन रिएक्शन कैटलाइज हो रहे होते हैं तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। इवन इन केस ऑफ मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम्स, despite the complex mathematical expressions, the fundamental principle conform to Michaelis-Menten kinetics, ठीक है। तो मतलब ये Michaelis-Menten kinetics इनके तरीक़ों से हमें पता चल जाता है कि एंजाइम की किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है। सो दिस इज़ इट। आपका नेक्स्ट लेक्चर का भी थोड़ा सा स्टार्ट करा देती हूँ मैं। लेट्स सी, नेक्स्ट लेक्चर है आपका स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो हम वाटर पे बात करेंगे, ठीक है। वाटर आपका क्या है? कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस नेचर है वाटर की, ठीक है, और हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत है, ठीक है। इसकी अपीयरेंस तो ब्लैंड है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनर्ट है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट कंपल्सरी, या ये कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये कि इसका कोई फंक्शन नहीं है। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूनिक अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर साइज
give it unparalleled strength as a solvent, and yet its limitation as a solvent also have important implications for the structures and functions of biological molecules. तो पानी अगर आप देखें, नोट करें तो हर चीज़ का टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम इंसानों को पानी का टेस्ट नहीं आता, ठीक है। ये टेस्टलेस चीज़ है, लेकिन हमें इसकी सख्त ज़रूरत होती है। और फिर आप ये देखें कि ये एक वाहिद ऐसा सॉल्वेंट है, ठीक है, जो मेजॉरिटी सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। और दूसरा, पानी से सिमिलर कोई चीज़ और है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पे आए। तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो आपका और इनके दरम्यान में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका एक इन्वेलप बनता है, ठीक है। तो और इसके अलावा ऑक्सीजन एटम के ऊपर द ऑक्सीजन एटम्स ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली। 2 ऑर्बिटल्स कंटेन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक साइड पे तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है, ये 2 जो हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका अरेंज हुआ होता है ऑक्सीजन एटम वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। ये हम आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या इसमें है, ठीक है। आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। व्हाट इज़ अ पॉलीमोलिक्यूल? तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे पॉलीमोलिक्यूल है, चार्जेस कैसे आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बी, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। तो हम ये देखेंगे कि वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि जिनकी वाटर के साथ एफिनिटी है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोफोबिक हैं वो नहीं डिसॉल्व होते। तो किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं, विल सी दैट। सी, द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट causes non-polar substances to aggregate in water। तो क्योंकि पानी का हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है, हाइड्रोफोबिक मानी वो सब्सटेंसेस जिनको पानी से फोबिया हो, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है पानी का, इसकी वजह से जो इतने भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर चार्ज नहीं होता, उनकी पानी के साथ एफिनिटी नहीं होती, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पानी के अंदर खुद ही से आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है। और उसके भी फिर काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा है माइसेल्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं। देन water moves by osmosis and solutes move by diffusion। तो osmosis और diffusion का पानी में क्या प्रोसेस है, हम इसको देखेंगे। ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। But for today, this is it. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.